everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके. तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो दुनिया में आए हो तो इन्हीं सब चीजों से मिलकर बने हुए होगे. पर हमको ये जानना जरूरी है, हमको एनालाइज करना जरूरी है कि आखिरकार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमने ये तो समझ लिया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के हैं, पर कौन कौन सी चीजें उसके अंदर हैं और कौन कौन से चीजें जो हैं उसके अंदर वो हम कैसे निकालेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो इसके लिए हमको कैसे करना पड़ेगा, हमको क्या एनालाइज करना पड़ेगा. वी नीड टू एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द various molecule present in the living tissue. So we have to analyze the things which is present into the living tissues. देखो क्या करें, करो, आ जाओ. एक रैट का लीवर निकाल लो. ठीक है, निकाल लो रैट का लीवर. रैट लीवर, ठीक है, रैट का लीवर निकाल लिया आपने. कोई टेंशन, कोई परेशानी. रैट का लीवर निकालने के बाद, रैट का लीवर निकालने के बाद इसे आपको एक मोटार पिस्टल. मोटार पिस्टल क्या होता है? मोटार पिस्टल, अरे आपने घर पे खलबट्टों का यूज किया होगा. थोड़ा सा ये अलग सा बन रहा है, क्यों? ठीक है, तो आपने घर पे खलबट्टों का यूज किया होगा. बोलो किया है कि नहीं किया? आप जो है कूटते होंगे ना, आपकी मम्मियां देखा होगा मिर्च कूट रही हैं, धनिया कूट रही हैं. ठीक है, कभी कभी तुमको भी उसी से कूट देती हैं. तो कुल मिला के ये होता है मोटार पिस्टल. ठीक है, इसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज को कुचते हैं, क्रश करते हैं. देखो यहाँ पे इमेज भी लगाई मैंने. ये जो साउथ इंडियन लोग रहते हैं, इसमें इडली के लिए दाल चावल पीसते हैं कि नहीं पीसते हैं? हाँ, तो ये मोटार पिस्टल. अब इस रैट के लीवर में, इस रैट के लीवर में ये है, इससे आपको पीसना है. ठीक है, ओके. अब इस रैट के लीवर में थोड़ा सा इसको, अब यहाँ मैडम हम कैसे पीसेंगे, थोड़ा सा इसको गहरा बना देती हूँ मैं. ये देखिए, हमको इसको पीसना है. ओके, अब हमें क्या करना है, ले आइए. ओके, पीसो इसको, पीस लो. आओ, आ जाओ, इससे हम लोग पीसेंगे. ठीक है, पीस लो इसको. ओके, तो रैट के लीवर को आप क्रश करिए. क्रश कर करके पीस के एक स्लरी बना लीजिए. मेरी बात समझ रहे हैं? आपको इस रैट के लीवर को क्या करना है, क्रश. रैट के लीवर को क्रश कर डालिए, कर डालो, पीस डालो, बिल्कुल मानो मत, फाड़ डालो उसको, बिल्कुल चप्पड़ स्लरी. और आपको बनाना है एक स्लरी. क्या बनाना है बेटा? स्लरी. ठीक है, तो रैट के लीवर को पहले अच्छे से पीस लो. पीसने के बाद उसकी स्लरी बना लो. कैसे? जैसे कि पुदीने की चटनी बनाते हैं ना अपन, तो पुदीने को डाल लेते हैं और उसको दर दर पीसते जाते हैं. सेम ऐसे ही, बस पुदीने की जगह आपको रैट का लीवर यूज करना है. तो रैट के लीवर को पीस कर उसकी स्लरी बना लो. बेटा तुम्हारे खाने के लिए नहीं स्लरी बना रहे हैं, अपन को केमिकल कॉम्पोजिशन एनालिसिस करना है. अब क्या करना है हम लोगों को, अब क्या करना है, अब हमको एक बीकर लेना है. अब हमको एक बीकर लेना है. बीकर तो बन नहीं पा रहा है, सुराही अलग बनी जा रही है. तो आप एक बीकर ले लीजिए. ठीक है, ये बीकर ले लिया हम लोगों ने, और इस बीकर के ऊपर एक मसलिन क्लॉथ लगा लीजिए. ठीक है, इस बीकर के ऊपर एक मसलिन क्लॉथ लगा लीजिए. ठीक है, बीकर के ऊपर एक मसलिन क्लॉथ लगा लीजिए. ढक लिया बीकर को आपने मसलिन क्लॉथ से. ठीक है, मैं लिख देती हूँ ये, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा. सो बीकर को आपने एक मसलिन क्लॉथ से ढक लिया. ठीक है, बीकर को हमने एक मसलिन क्लॉथ से ढक लिया. लेबल कर देती हूँ मैं. ठीक है, ये हो गया बीकर. इसको आपने किससे ढकना है? मसलिन क्लॉथ. आप मसलिन क्लॉथ क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये एक पतला कपड़ा होता है जिससे कोई भी चीज आप आसानी से छान सकते हैं. अब इस मसलिन क्लॉथ के ऊपर आप इसे लाइए, स्लरी को लाइए मसलिन क्लॉथ से के ऊपर से स्लरी को. स्लरी ले आए, ये देखिए स्लरी ले आए. ओके, तो मसलिन क्लॉथ से अब आपको इस स्लरी को छानना है बेटा. छानेंगे आप, तो छानेंगे तो चीजें छन छन कर बाहर आएंगी.
छन छन न न न छन गया ये. Okay, so what you have done in this chemical composition analysis, first you have to piso the rat liver, then you have to make the slurry of rat liver, then you have to pass this slurry from the muslin cloth, then you have to filtered it. Done. कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. इतनी बात आपको क्लियर हो गई. अब आप समझना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है. यहां पर ये डायग्राम में अब रब कर रही हूं, ठीक है. ये समझ गए हम लोग कि स्लरी बनाना है हमको. स्लरी को मसलिन क्लॉथ से लेकर जाना है. कोई छन्ना भी ले सकते हैं जिससे चीजें फिल्टर हो जाए. चलो अब मैं एक छन्नी बना रही हूं आपके लिए, ठीक है. लेट मी मेक द छन्नी फॉर यू पीपल, ठीक है. ये एक छन्नी है. ओके ओके. अब इस छन्नी में वी हैव सो मेनी थिंग्स, ठीक है. पहले तो इस छन्नी के छेद बना लूं. हाँ ओके, ये देखिएगा, ठीक. अब इस छन्नी में क्या देखना है आपको, कुछ चीजें यहीं पर रह जाती हैं, ठीक है. कुछ चीजें यहीं पर रह जाती हैं जबकि कुछ चीजें फिल्टर्ड आउट होकर नीचे आ जाती हैं. समझ में आ गई बात. जब आप इसको फिल्टर करते हैं, ठीक है, जब आप इस स्लरी को फिल्टर करते हैं बच्चों, जब आप इस स्लरी को फिल्टर करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं. कुछ छन्ने के ऊपर रह जाती है, ठीक है. मैं इस छन्नी को मिटाती हूँ. मैं वही बीकर वाला इज ओके है ना. तो बीकर बना लो. बीकर के ऊपर एक मसलिन क्लॉथ रख दो. रख दो मसलिन क्लॉथ. रख दो मसलिन क्लॉथ. ये हो गया मसलिन क्लॉथ, ठीक है. मसलिन क्लॉथ. ओके. अब जब आप छानो आ जाओ. जब आप इसको छानोगे तो कुछ चीजें छन्नी पर ही रह जाएंगी, ठीक है. और कुछ चीजें नीचे फिल्टर्ड आउट होकर आएंगी. कुछ चीजें नीचे फिल्टर्ड आउट होकर आएंगी, ठीक है. ओके, समझ में आ गई बात. तो जो छन्नी के ऊपर रह गया बेटा, है ना, तो जो छन्नी के ऊपर रह गया बच्चों, ये क्या है, ये है रिटेंटेट, ठीक है. रिटेंशन हुआ ना इसका, तो ये क्या हो गया, ये हुआ रिटेंटेट, ठीक है. ओके, रिटेंशन हो गया. और ये हो गया फिल्टरेट. ये हो गया फिल्टरेट. अब आपको मेरी बात बहुत ही ध्यान से समझनी जरूरी है. तुम्हारे घर पर अगर तुम्हारी मम्मी चाय बनाती हैं, मेरी बात समझे आप, तुम्हारे घर पर अगर तुम्हारी मदर चाय बनाती हैं तो हमेशा चाय जो होती है वो नीचे फिल्टर्ड आउट होकर चली जाती है और जो चाय पत्ती है वो ऊपर रह जाती है. क्यों? क्योंकि चाय पत्ती का जो डायमीटर है, समझ में आई आपको बात, चाय पत्ती का जो डायमीटर है वो ज्यादा है, इसलिए वो ऊपर ही रिटेन हो जाती है और बाकी सारी चीजें, चाय हो गया, दूध हो गया, ये सब फिल्टर आउट होकर नीचे आ जाता है. तो जिस मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है वो फिल्टरेट में आता है, ठीक है. जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेस होता है, मैं बताऊंगी कितना चाहिए, वो जाएगा फिल्टरेट में. और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है वो जाएगा रिटेंटेट में. अच्छा, एक चीज और बताती हूं मैं. ये जो चीजें आपको नीचे मिल रही हैं, दे आर सॉल्युबल इन द एसिड, ठीक है. ओके, ये कैसी होती हैं बेटा, दे आर सॉल्युबल इन द एसिड. ये एसिड में सॉल्युबल होती हैं, इसीलिए इनका नाम हम क्या रख देते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है. इनका नाम क्या रख देते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल. मेरी बात आपको क्लियर हो गई क्या कह रही हूं मैं, कि जब आपने चीज़ों को फिल्टर किया तो नीचे फिल्टर होकर आ गई, तो जो चीज़ें नीचे फिल्टर आके होकर आई उनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, कम होता है. उनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, कम होता है. और ये एसिड में सॉल्युबल होती है, इसीलिए आप इसको कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखनी है, एसिड सॉल्युबल पूल का जो डायमीटर होता है वो कैसा होता है, कम होता है. इसीलिए हम इसको और पता है क्या कह सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें माइक्रोमोलिक्यूल भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है. आगे इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है. और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है मेरे लल्ला ज्यादा.
तो इसे आप क्या कहते हो, एसिड इनसॉल्युबल पूल। क्या कहते हो इसे आप, एसिड इनसॉल्युबल पूल। ये ऊपर रह जाएंगे और ये एसिड में सॉल्युबल नहीं होंगे। इन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। इन्हें किसके नाम से जानते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। ओके डन। पर मैडम आपने ये नहीं बताया, हम ये बात समझ गए कि फिल्ट्रेट नीचे आया तो मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, नीचे आ गया सेटल हो गया, ये जो चीजें इसके अंदर आती हैं वो सब एसिड में सॉल्युबल होती है, जो ऊपर आती है वो सब एसिड इनसॉल्युबल होती है। पर मैडम आपने एक चीज हमें नहीं बताई, एक चीज ये नहीं बताई कि ये जो नीचे आया उसके अंदर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और जो ऊपर आया उसके अंदर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। चलो कोई बात नहीं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जो नीचे सेटल होता है उसके अंदर क्या क्या आता है, उसके अंदर आता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज नहीं लिखूंगी मैं लिखूंगी मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मैं एक एक करके इनके बारे में भी आपको बताती हूं। और क्या कहता है इसके अंदर, इसके अंदर आते हैं अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ठीक है। और इसके अंदर आते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। और इसके अंदर क्या आता है, ओलिगोसैकेराइड। क्या होते हैं ये बता रही हूं मैं। तो नीचे जो सेटल होता है उसके एग्जाम्पल क्या क्या है भैया मेरे, ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, और पानी वगैरह जो होगा तो वो भी आ जाएगा ना। ऊपर क्या क्या आता है, ऊपर तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आएंगे, ऊपर तो बड़ी बड़ी चीजें आएंगी। तो क्या क्या आता है ऊपर, प्रोटीन। ऊपर क्या आता है, फैट, ठीक है। ऊपर फैट की जगह मैं लिख देती हूँ लिपिड, फैट की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, लिपिड। फैट की जगह मैं लिख देती हूँ लिपिड। और क्या आता है, लिपिड, प्रोटीन। और क्या आता है बताएंगे मुझे, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड लिख देती हूँ, ठीक है। ओहो स्पेलिंग, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी कम जगह है, ओके। पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो रिटेंटेट में क्या क्या आता है, लिपिड आता है, प्रोटीन आता है, पॉलीसैकेराइड आते हैं। अच्छा, एक एक करके बात करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि जो छोटा है वो सीधे बिचक लेगा, ठीक है ना। अरे भैया जिसका वेट कम होता है, जिसका हाइट छोटा होता है, वो कहीं से भी घुस घुस के निकल जाते हैं ना। तो वैसे ही जो छोटे होते हैं लाइक ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब फिल्टर होके बाहर हो जाते हैं। पर जो बड़ा है, जो मोटा है, अब मेरे जैसे लोग कैसे पार करेंगे दरवाजे को, इतने मोटे ताजे जो है। इसलिए लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गई, ये पास नहीं हो पाते, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, ठीक है। इसको, ये क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, डन 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 डन, ठीक है। अब देखो मैं इसको रब करती हूँ, लिपिड, लिपिड। देखो भैया, लिपिड ना, इसके साथ कहानी थोड़ी सी अलग है। आपको पता है, नहीं पता होगा, बता देती हूँ। लिपिड एक माइक्रोमोलिक्यूल है, माइक्रोबायोमोलिक्यूल लिख देती हूँ। लिपिड एक माइक्रोबायो मॉलिक्यूल है। पर मैडम अभी तो आपने हमको ये बताया था कि वो तो मसलिन क्लॉथ के ऊपर ही रहता है, आपने तो उसको मैक्रोबायोमोलिक्यूल के अंदर कंसिडर किया। अब तुम समझो, अब तुम समझो क्या होता है। ये मेरा एक लिपिड है, ठीक है, ये एक लिपिड है। एक लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही लेस। पर अगर मैं इसी लिपिड को ऐसा कर दूं, फिर ऐसा कर दूं, फिर ऐसा कर दूं, फिर ऐसा कर दूं, फिर ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा। बोलो, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा। और आपको पता है कि जो लिपिड होते हैं ना, बहुत ही शैतान प्राणी होते हैं। लिपिड ना हमेशा वेसाइकल के फॉर्म में पाए जाते हैं। लिपिड हमेशा वेसाइकल के फॉर्म में पाए जाते हैं। लिपिड हमेशा वेसाइकल के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसीलिए हम उसे एक मैक्रोबायोमोलिक्यूल की तरह कंसिडर नहीं करते। एक्चुअली हम इसे, ये हमेशा रिटेंटेट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा रिटेंटेट हो जाते हैं, रिटेंशन हो जाता है इनका। तो कुल मिला के एक लिपिड कहीं अलग नहीं घूमता रहता, मैं अलग घूमूंगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। लिपिड हमेशा साथ में झुंड बना के घूमते हैं,
ठीक है, ये झुंड बना के वार करते हैं, तो ये हमेशा झुंड में पाए जाते हैं, इसीलिए इनका फिल्ट्रेशन जो है वो ऊपर ही रह जाता है, वो नीचे नहीं आते। और ये हमेशा किस फॉर्म में पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये पाए जाते हैं वेसाइकल के फॉर्म में। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? वेसाइकल के फॉर्म में पाए जाते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलो एक और चीज आप मेरी बात को ध्यान से समझो, रेंज के बारे में। देखो ध्यान से समझो, जिन बायोमोलिक्यूल्स का जो साइज है वो किसके बीच में रहता है? ध्यान से समझो, 18 to 800 डाल्टन। ठीक है, जिन बायोमोलिक्यूल का साइज 18 to 800 डाल्टन होता है, जिन भी बायोमोलिक्यूल्स का साइज 18 to 800 डाल्टन होता है, वो हमेशा माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। और जिन भी बायोमोलिक्यूल्स का साइज वो होता है 10,000 डाल्टन, 1,000 to 10,000 डाल्टन। ठीक है, 1,000 से 10,000 डाल्टन वो हमेशा मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। किसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। अगर मैं एक लिपिड की संरचना देखूं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लेस देन 1000 है, लेस देन 1000 डाल्टन। ठीक है, पर फिर भी ये कहाँ पाया जाता है? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। कहाँ पाया जाता है? एसिड इनसॉल्युबल पूल में, ऊपर रिटेंटेट में पाया जाता है। क्योंकि जब हम सेल को क्रश करते हैं, जैसे आपने रैट के लीवर को क्रश किया ना, तो जब सेल के क्रश करते हैं तो जितना भी लिपिड होता है वो अपने ऊपर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम वेसाइकल के रूप में पहचानते हैं। और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर सारे लिपिड घुसे हुए होते हैं। तो अब हम इसको एक तो कंसिडर कर नहीं सकते, हमें तो पूरा वेसाइकल का वेट लेना पड़ेगा। तो एक वेसाइकल का वेट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा रिटेंटेट में आ जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से हम लोग किसी भी माइक्रो मॉलिक्यूल को एनालाइज करते हैं। सो व्हाट यू हैव लर्न बच्चों, क्या सीखा तुमने? कि तुम्हारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो एक्चुअली दो प्रकार के हो सकते हैं। We have two types of biomolecules. Number one is the macro biomolecules या macro molecules भी कह सकते हैं, micro biomolecules, और एक होता है macro biomolecule, ठीक है। ये दो चीजें होती है। माइक्रो के अंदर हम क्या क्या पढ़े बताइए? माइक्रो के अंदर हमने पढ़ी क्या क्या चीजें बताएंगे? हमने पढ़ा सिंपल शुगर। क्या पढ़ा हम लोगों ने? सिंपल शुगर। हमने पढ़े अमाइनो एसिड्स। हमने और क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा अमाइनो एसिड के बाद बताएंगे क्या पढ़ा? न्यूक्लियोटाइड। अब मैं आपको इसको छोटे छोटे उसमें एग्जाम्पल बताती हूँ। सिंपल शुगर मतलब ग्लूकोज एक सबसे सिंपलेस्ट शुगर होती है जो कि सिर्फ एक रिंग संरचना होती है। साथ में फ्रक्टोज ग्लूकोज जैसी ही है, बस ये कीटो शुगर है। ठीक है, ऐसे ही हम गैलेक्टोज भी ले सकते हैं, लैक्टोज भी ले सकते हैं, बहुत सारी ये शुगर। अमाइनो एसिड, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, 20 अमाइनो एसिड भी है, वो सब भी फिल्टर हो सकते हैं। नाउ न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, मैं आपको एक चीज समझा दूं थोड़ा सा, देखो ध्यान से सुनना ना यहाँ पर, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। डीएनए किससे मिलकर बना होता है बच्चों? बताएंगे। डीएनए मिलकर बना होता है आपका राइबोस शुगर। डीएनए किससे मिलकर बना है? राइबोस शुगर। ठीक है, प्लस डीएनए में और क्या होता है? राइबोस शुगर तो है डीएनए में, साथ में डीएनए में और क्या है? बोलेंगे। डीएनए में होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, और डीएनए में होता है फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट। तो तीन चीजें हमारे डीएनए में पाई जाती हैं, राइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। देखो बेटा ध्यान से सुनना ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, जब आप अपने डीएनए में, ठीक है,
जब आप अपने डीएनए से शुगर निकाल देते हैं तो इसे कहते हैं, ठीक, ये बात अभी मैं बाद में क्लियर करूंगी, बस इतना याद रखो कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, ठीक है। अब इन फॉस्फेट के साथ आप कहते हो न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट हटा दोगे तो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। फॉस्फेट के साथ आप इसको कहते हो न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट हटा दोगे तो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि डीएनए ऐसे 3 जो चीजें हैं, डीएनए में बाउंड फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसमें, ठीक है, सब अरेंजमेंट होता है। तो जब हम डीएनए को क्रश करके तोड़ देते हैं तो ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं और न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में फिल्टर होती है। व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड? ये पूरा स्ट्रक्चर जब आप इसको अलग अलग, पहले ये पूरा बाउंड फॉर्म में होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है, पर जब आप इसको तोड़ देते हो तो इन सब की चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो तीनों चीजें अलग हो गई, पर फॉस्फेट है उनके साथ, तो इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द डीएनए। तो डीएनए को जब हम क्रश करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। नाउ मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर व्हाट वी हैव टू लर्न? वी हैव टू लर्न द प्रोटीन, we have to learn the carbohydrates, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी कौन सा लर्न करना है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स में भी हमको इसमें पॉलीसैकेराइड लर्न करना है। पॉलीसैकेराइड कौन कौन सा है? पॉलीसैकेराइड में आपको लर्न करना है दैट स्टार्च, ठीक है, दैट ग्लाइकोजन, ठीक है, और क्या लर्न करना है? इन्यूलिन, ठीक है। तो ये क्या है पूरे, ये क्या है बोलिए? ये है आपके रिटेंटेट, ठीक है, ये क्या है आपके रिटेंटेट, ये जो ऊपर छानने पे छन्नी में बच जाते हैं, ठीक है, ये क्या है? रिटेंटेट। और ये पूरे क्या है बच्चों? ये पूरे क्या है? ये पूरे हैं फिल्टरेट। ये पूरे क्या है? फिल्टरेट। डन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नाउ so this is the first analysis of the biomolecules in your cell। तो ये पहला एनालिसिस है जिसे हम किसी भी बायोमोलिक्यूल को एनालाइज करते हैं, ठीक है। पीस लो अच्छे से, उसको पीस पास के बराबर कर दो और फिर पीसने के बाद उसे एनालाइज करो, ठीक है। नाउ थोड़ा पढ़ लें इसके बारे में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। By chemical analysis, various molecule present in the living tissue can be identified। आपके लिविंग टिश्यू में बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इन्हें हम केमिकल एनालिसिस मेथड से एनालाइज कर सकते हैं। डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूल, फॉर्मूला, प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। देखो भैया, हमने जो मेथड अभी अप्लाई किया था वो बहुत ही क्रूड मेथड है। भैया किसी को लिवर को पीस कर छान लिया तुमने, फिर ऊपर जो आया है वो मैक्रोमोलिक्यूल है, जो नीचे गया वो माइक्रोमोलिक्यूल है, तो तुमने कोई बहुत बड़ा साइंस तो अप्लाई किया नहीं। पर हमारे साइंस में ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं बच्चों। वी हैव सो मेनी मेथड इन आवर साइंस जो केमिकल कॉम्पोजिशन भी बता देते हैं, साइज भी बता देते हैं, साथ ही साथ उसका फॉर्मूला भी बता देते हैं, ठीक है। कि आपको भैया जो आपने नीचे फिल्ट्रेट किया उसका क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, और अगर इस केमिकल कॉम्पोजिशन में ये केमिकल हैं तो उन केमिकल्स का क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है। सो वी हैव डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स, जैसे कि क्रोमैटोग्राफी, ठीक है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक जिससे हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप, साइज पता लगा सकते हैं, शेप तो नहीं, ठीक है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी वी हैव डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक जिससे हम किसी भी मॉलिक्यूल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी पता लगा सकते हैं। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी हैव गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड जो हमें लिविंग टिश्यू से मिलता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड जो हमें लिविंग टिश्यू से मिलता है उसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ये तो मैडम फिर हमें तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है उसे हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। चाहे तुम लिपिड देख लो, चाहे तुम प्रोटीन देख लो, चाहे तुम कार्बोहाइड्रेट देख लो, इन सब में कार्बन होता है। तो कोई भी केमिकल चीज जिसके अंदर कार्बन है और सेल के अंदर पाई जा रही है उसे हम बायोमोलिक्यूल कंसीडर करते हैं, ठीक है। पर हम इस टेक्निक से गाजर लीवर को पीस पास के हम इसी तरीके से हम प्लांट का भी एनालिसिस कर सकते हैं। तुम गाजर को पीस के निकाल लो ऐसे ही, ठीक है, तुम किसी पत्ती को पीस के निकाल लो, तो इस तरीके से हम
बायोमोलिक्यूल्स का एनालिसिस कर सकते हैं। इस टेक्निक से हम बायोमोलिक्यूल्स का एनालिसिस कर सकते हैं। पर ये तुम्हें किसने बोला कि किसी भी सेल में सिर्फ और सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स होंगे, ऑर्गेनिक एलिमेंट होंगे? क्योंकि हमें ये पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, ऑर्गेनिक जिसके अंदर कार्बन होता है, उन सबको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। हाँ मैडम, इतनी बात हमको क्लियर हो गई। पर मैडम ये बताइए कि क्या सेल में सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही रहते हैं? नो, we have so many inorganic compounds like magnesium, like molybdenum, like manganese. We have different types of inorganic element into our cell. तो इन्हें भी तो एनालाइज करना जरूरी ना भैया। ऐसा थोड़ी होता है कि नीट देने जा रहे हैं तो 11वीं पढ़ लें 12वीं छोड़ दें, या 12वीं पढ़ लें 11वीं छोड़ दें, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। कोई टॉपिक अगर लेस इंपॉर्टेंट है, उससे सिर्फ एक क्वेश्चन आने वाला है, पर उसको छोड़ तो नहीं सकते ना। तो बस बात वही सेल की भी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करने के लिए तुमने पीस पास के छान लिया, पर इसको इनऑर्गेनिक वाले को, कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग करते हैं ऐश एनालिसिस। वाह, क्या ऐश है जीवन में, क्यों है? उसके लिए अपना इतना पीसना पड़ा, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसमें ऐश है, पूरी पूरी ऐश, ठीक? ऐश्वर्या राय नहीं, पूरी ऐश है इसमें। क्या ऐश है वो मैं बताती हूँ। देखो क्या लेंगे इस बार, क्या लेंगे, कौन सा ऑर्गन ले ले, बताओ बताओ बताओ। इस बार मैं सोचती हूँ किडनी ले लेते हैं अपन। किडनी ले लें क्या? ये क्या किडनी तो नहीं बनी, कुछ और ही बन गया। चलो एक किडनी ले लेते हैं, किडनी ले लो, ठीक है। मेरा मन है कि एक रैट की किडनी ले लो, मन है मेरा। अब तो मैं किडनी को ही करूंगी। अब मैं ये चाहती हूं कि इस किडनी में मुझे ये बताया जाए कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, मेरे लाल मेरे बाल, मेरे गोपाल, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, देखो देखो अभी जब किडनी को तुमने निकाला, अभी निकाला, जैसे रैट को मारा, ठीक है, रैट को सैक्रिफाइस किया। बेचारे रैट की कोई गलती नहीं है, पर अब साइंस करना है ना, साइंस तो बहुत बड़ी चीज़ है बेटा। साइंस करने के लिए हमें क्या क्या नहीं सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है। रातों की नींदें, ठीक है, दिनों का आराम, ये ऐसी साइंस होगा। तो हमने एक रैट को सैक्रिफाइस किया, उसका किडनी निकाल लिया। पहले लीवर निकाला था, किडनी। मैडम रैट को छोड़ दो यार, रैट ने क्या बिगाड़ा आपको, सब तो निकाले जा रही है उसका। अब अपनी किडनी तो नहीं दे सकती ना बेटा मैं कि लो तुम केमिकल एनालिसिस कर डालो बेटा, फिर पढ़ाएगा कौन तुम्हें। तो किडनी निकाल लिया अपन ने, ठीक है। किडनी को आप कहते हैं वेट वेट। अभी ये कैसा है, ये इसका वेट वेट है। मैडम वेट वेट किसको कहते हैं? अभी ताजी निकली ना, ताजी ताजी फ्रेश निकली है ना, तो अभी इसके अंदर ब्लड है, वाटर है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी इसको ड्राई कर लो थोड़ा सा, कुछ दिन छोड़ दो इसको ड्राई करो थोड़ा सा। ड्राई करोगे तो अब किडनी क्या हो जाएगी? श्रिंक। मुझे ड्राई कर दिया। अब किडनी कैसी हो गई आपकी? श्रिंक, ठीक है। क्या हो गई? श्रिंक किडनी, श्रिंक। क्योंकि इससे क्या निकाल लिया आपने? वाटर निकाल लिया। तो अब ये किडनी का क्या हो गया मेरे बच्चों? मेरे बच्चों क्या है ये किडनी का है ड्राई वेट, पानी, पानी निकाल दिया तुमने, ठीक। किडनी लिया, सुखा दो उसको, फिर सुखा दिए तो ड्राई वेट निकला, अब जला दो। मैडम कुछ तो जीवन में छोड़ दो। पहले बेचारी की किडनी निकाल ली, किडनी के निकालने के बाद उसे सुखा दिया, अब आप और नहीं मान रही, अब जला भी दो इसे, जला दो इसे, बर्न कर दो। मानूंगी नहीं मैं, आग लगा दूंगी, ठीक है। बर्न कर दिया, बर्न कर दिया, बर्न कर दिया, कर दिया पूरा बर्न, बर्न कर दिया। तो इस बेचारे रैट की किडनी से हमें क्या मिली? क्या मिली? ऐश, राख। क्या मिली? राख। अब इस राख में ना बच्चों वो सारे इनऑर्गेनिक, देखो बेटा, देखो प्रोटीन को जलाओगे तो सब कार्बन वगैरह निकल जाएगा, फैट वैट सब था तो सब निकल गया। अब इस राख को एनालिसिस करना है हमें। इस राख को क्या करना है बच्चों? एनालाइज करना है। इस राख को एनालाइज करना है। वी हैव टू एनालाइज दिस राख। और जब हम इस राख को एनालाइज करेंगे तो हमें मिलेंगे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। क्या मिलेंगे? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जैसे कि मैग्नीशियम, जैसे कि मैग्नीज, जैसे कि फास्फोरस, जैसे कि कार्बन। सबसे अधिक कार्बन, सबसे अधिक कार्बन मिलेगा क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, फलाने डैम का हाथ पैर मुड़ के अंदर, तो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब जलाओगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बना होता है? कार्बन से। तो बेटा जब सबसे पहले जलाओगे ऐश निकालोगे उसकी, तो क्या निकलेगा? कार्बन। क्या निकलेगा? कार्बन। तो बेटा सबसे अधिक तो कार्बन निकलेगा ही एनवायरमेंट में,
पर साथ ही साथ उसमें बहुत सारे और भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट होंगे। ये समझ गए? इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखें वो क्या है इनऑर्गेनिक एलिमेंट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ 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 हाँ, तो कहाँ थे? बट some inorganic element and compound are also present in the living organism. We identified by the help of ash analysis. बताया मैंने आपको। When the tissue is fully burned, the carbon compound is oxidized. कार्बन कंपाउंड को आप ऑक्सीजन की मदद से, भैया मेरे प्यारे बच्चों, जब हम कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है ना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाती है, वाटर वेपर निकलता है और ये रिमूव हो जाते हैं और जो बचा उसे हम ऐश करते हैं। देखो एक चीज और याद आ गई है मुझे। देखो जब हम किसी को जमीन में गाड़ देते हैं ना, है, तो जितना नया नया गड़ा हुआ है अभी, जैसे मान लो किसी को कली गाड़ के आए और अगर उसकी बॉडी को निकाल के देखेंगे तो उसमें कार्बन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, पर जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कार्बन का अमाउंट रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जितने भी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे, जो भी था बायो मॉलिक्यूल्स, वो सब डिग्रेड हो रहा है। तो जब डिग्रेड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती जाएगी? निकलती जाएगी। तो किसी भी चीज को तोड़ो, चाहे तुम लिपिड तोड़ो, चाहे तुम प्रोटीन तोड़ो, चाहे तुम कार्बोहाइड्रेट तोड़ो, इन सब को तोड़ने से क्या निकलती मेरे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सम रिमिनेंट्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती जाएगी तो बॉडी में कार्बन का अमाउंट क्या होता जाएगा? कम। तो किसी भी शरीर के कार्बन की मात्रा को देखकर हम उसकी आयु मतलब एज का पता लगा सकते हैं। सो अभी तुम जो है चलते फिरते जो हो, बढ़िया हो, तंदुरुस्त हो, तो तुम्हारे में बढ़िया कार्बन का अमाउंट है। किसी दिन जिस दिन हम निकल लेंगे, निकलने के बाद जब हमको बहुत सालों बाद, 150 साल बाद हड्डियों में केमिकल एनालिसिस करेंगे हम लोग, ठीक है, जब हम लोग पता लगाएंगे कि इतना पुराना है ये, तो हम उसके कार्बन का अमाउंट ही देखेंगे। इट इज कॉल्ड एज कार्बन डेटिंग। एक्स्ट्रा नॉलेज था पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए हमको ये देखना है। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में जब भी लेक्चर शुरू किया था तभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, इन दोनों में ना एक ही चीज होती है, ठीक है, बस मात्रा का अंतर होता है। देखिए यहां पर मैंने एक ब्लॉक बनाया है जिसमें आप देख रहे हैं कि अर्थ के क्रस्ट में कितना एलिमेंट्स है और वही चीज ह्यूमन बॉडी में कितनी है। देखो हाइड्रोजन है 0.0 पूरे 100% में 0.14, जबकि ह्यूमन बॉडी में कितना है 0.5। कार्बन कितना है 0.03, ह्यूमन बॉडी में 18%, 18.5%। ऑक्सीजन कितना है 46.6, ह्यूमन बॉडी में कितना है 65%। नाइट्रोजन कितना है बहुत ही कम, ह्यूमन बॉडी में 3.3, ठीक है। पूरा नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में ऐसा होता है, अर्थ की क्रस्ट में नहीं होता, ठीक है। सल्फर कितना है 0.03%, ठीक है। हमारे पास कितना है 0.3, ठीक है। सोडियम कितना है 2.8, हमारे पास कितना है 0.2। कैल्शियम कितना अर्थ क्रस्ट में 3.6, हमारे पास कितना है 1.5। मैग्नीशियम कितना अर्थ क्रस्ट में 2.1 और हमारे पास कितना है 0.1, ठीक है। सिलिकॉन कितना है 27.7 और ह्यूमन बॉडी में नेग्लेजिबल, ज़्यादा नहीं होता, ह्यूमन बॉडी जो है बढ़िया है। ओके नाउ एक और चीज समझिए, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो हमने एसिड सॉल्युबल जो नीचे आया था उसमें क्या क्या पढ़ा था? अमाइनो एसिड पढ़े थे, ऑलिगोसैकेराइड्स पढ़े थे, सिंपल शुगर्स पढ़ी थी, ठीक है। उसके साथ साथ उसमें कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड अदर कंपाउंड। सोडियम बताइए सेल में सोडियम की आवश्यकता क्यों है? व्हाट इज द नीड ऑफ सोडियम इनटू योर बॉडी? बताइए मुझे, क्या जरूरत है सोडियम की? सोचा कभी आपने क्या जरूरत है सोडियम की? बेटा मेरे लल्ला, जो ये नर्व सेल होती है ना, नर्व सेल, बाहर होता है सोडियम, सपोज दैट कि ये नर्व का एक्सॉन है, ठीक है, तो बाहर क्या होता है सोडियम और अंदर होते हैं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। नर्व तुम्हारी काम नहीं कर रही है अभी, समझ जाओ इस बात को सभी। क्या बोला मैंने कि अभी आपकी नर्व कैसी है? इनएक्टिव। बेटा मेरे राजा, क्या बोला मैंने? जब ये प्लस चार्ज अंदर जाएगा ना तो अंदर से मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, ठीक है, ओके। अंदर से मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, और तभी मेम्ब्रेन एक्टिव होगी। इसका मतलब ये, द एक्टिवेशन ऑफ मेम्ब्रेन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। If you have less sodium ion into your body, your nerve become puss.
अब आप बोलने जाओगे ब्रेड, आज मेरा मन है कि मैं बर्गर खाऊं, किसी को मैंने बोला बर्गर लाओ, पर जब तक मैं बोल पाती तब तक तो वो आदमी ही चला गया था। इसका मतलब ये कि नर्व ट्रांसमिशन आपका स्लो है। सोडियम, पोटेशियम, अंदर आपकी मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज है। देखिए मैं फंक्शन भी बता रही हूं कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में जो नीचे आपको मिला उसका फंक्शन क्या था। तो भैया नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है अंदर, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है अंदर, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है अंदर। इस नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ अंदर क्या है, K+, मतलब K+ और Na+ सिग्नल ट्रांसमिशन का काम करते हैं। नर्वस सिस्टम चैप्टर बचा हुआ है, पढ़ेंगे, इसके बाद ही पढ़ लेंगे मन करेगा तो, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम विल हेल्प्स इन द सिग्नल ट्रांसमिशन। कैल्शियम, व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम, बोलेंगे, बताएंगे मुझे क्या रोल है। देखो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, इतनी बात क्लियर हो गई ना, हाँ आ जाओ मिटा देते हैं इसको, क्लियर होना। देखो बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि इसको रट लेता है, इसको घोट डालते हैं, इसको पढ़ डालते हैं। जीवन में उन बच्चों का सिलेक्शन कभी नहीं हुआ जिनने बायो में कंसेप्ट नहीं पढ़े। रटना है, बहुत सारी चीजें रटने के लिए, तो किस सब्जेक्ट में नहीं है बेटा रटने के लिए, रटने के लिए तो हर सब्जेक्ट में। तो तुमने लोगों ने बायो को क्यों बदनाम कर रखा है, पढ़ना हर जगह में उतना ही है। ओके, ये एक नर्व का एंडिंग है, ये एक नर्व का एंडिंग है, ये दूसरे नर्व का एंडिंग है, ठीक है। अब अगर कैल्शियम आयन नहीं होगा ना, कैल्शियम आयन नहीं होगा तो ना तो इस नर्व से इस नर्व में सिग्नल जाएगा और ना इस नर्व से दूसरे नर्व में सिग्नल जाएगा। दूसरी बात, कैल्शियम आयन मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी इनिशिएट करते हैं। सो कैल्शियम आयन सिग्नल ट्रांसमिशन को भी इनिशिएट करते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी इनिशिएट करते हैं। मैंने मसल वाला चैप्टर आपको बहुत ही तगड़े तरीके से बताया था। मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि जो मसल की इंटरनल मेम्ब्रेन होती है विच इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होती है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कब एक्टिवेट होती है, जब कैल्शियम आयन काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम आयन का काम जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन और सिग्नल ट्रांसमिशन में होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहाँ होता है, प्लांट है तो क्लोरोफिल के पास होता है, ठीक है। वाटर, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बेटा, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही यू हैव NaCl विच मेंटेन्स योर ऑस्मोलैरिटी, ऐसे ही यू हैव कैल्शियम कार्बोनेट विच गिव्स यू स्ट्रेंथ, फॉस्फेट एंड सल्फर गिव्स यू द स्ट्रेंथ, ठीक है। ये तो मैंने कुछ की लिस्ट बताई। ऐसे ही मॉलिब्डेनम होता है, ऐसे ही कॉपर होता है। हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें कॉपर की बहुत महत्वता है, तो कॉपर भी पढ़ेंगे हम लोग। तो आपके जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, उन सारे एंजाइम्स को भैया उन सब में क्या होता है, एंजाइम्स में कॉपर, ठीक है। तो कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज होगा। कॉपर विल मेक द ऑक्सीडेज एंजाइम, वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ हाँ कहाँ थे अपन, यहाँ थे। अब देखो देखो आ जाओ, देखो देखो देखो, बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, बायो का मतलब क्या था, बायो का मतलब है लाइफ, बायो का मतलब है लाइफ, और मॉलिक्यूल्स का मतलब है मॉलिक्यूल, बस, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल जो आपको लाइफ देते हैं उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। वो मॉलिक्यूल जिनकी मदद से सेल का फॉर्मेशन होता है उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में तुमने लिपिड पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन में तुमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन में तुमने प्रोटीन पढ़ा, तो ये सब सेल बना रहे हैं ना, और सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। सो एनी मॉलिक्यूल विच हेल्प्स in the formation of a cell called as biomolecule, because cell gives us life. So after the analysis, after the Piso and the Chano analysis, we have two type of thing. One is the micromolecule, it is also called as microbiomolecule, it is also called as micromolecule, ठीक है। ये acid soluble fractions में मिलते हैं, ये acid soluble fractions में मिलते हैं, जो नीचे फिल्टर आ जाता है, फिल्टर होकर ये छोटे होते हैं, इनका वेट 18 से 800 डाल्टन होगा। कौन कौन होता है, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है।
मैक्रोमोलिक्यूल, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। क्या होता है? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। बेटा जब बड़ा है ना तो उसको तो किसी भी दरवाजे से पास नहीं कर सकते ना बन, तो कपड़े से कैसे पास करोगे? उसके अंदर कौन आता है? पॉलीसैकेराइड, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्युलिन, प्रोटीन्स, वी हैव सो मेनी, कोलेजन, ये वो, हीमोग्लोबिन, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए, ठीक है, ये हो गए। चलो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। नाउ आगे देखिए, जो मैंने पढ़ाया उसकी थ्योरी देख लो एक बार। केमिकल इन द एसिड सॉल्युबल पूल, इट इज पूल ना, नॉट फूड। Acid soluble pool have smaller molecule mass of 18 to 800 डाल्टन। ये बताया मैंने आपको कि केमिकल जो एसिड सॉल्युबल पूल में हमें मिले उनका मास 18 to 800 डाल्टन होना चाहिए, ठीक है। इन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल या बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, माइक्रो, ठीक है। कंपाउंड हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंज एंड 10,000 डाल्टन एंड अबव। जिसका वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा है उसे हम मैक्रोमोलिक्यूल या बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। एग्जांपल अमाइनो एसिड, शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड्स। पढ़ाएंगे एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। लिपिड्स स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते क्योंकि ये हमेशा झुंड में चलते हैं, ये झुंड में चल के शिकार करते हैं, ठीक है। शेर हमेशा अकेले चलता है, जैसे प्रोटीन हो गया, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ठीक है, जैसे पॉलीसैकेराइड हो गए। हालांकि ये भी पॉलीमर ही है। प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, पॉलीसैकेराइड इज द पॉलीमर ऑफ शक्कर एंड न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है ना। अब लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये इनका एक का जो है, एक लिपिड का जो वेट होता है वो 800 डाल्टन से नीचे ही होता है। पर जब हम किसी भी सेल, जैसे हमने लीवर क्रश किया था, तो उसके अंदर जो जितना भी फैट था ना वो वेसाइकल के फॉर्म में, मतलब सारे झुंड में आ गए थे। अब वो एक एक करके फिल्टर तो नहीं होंगे, क्योंकि व्हाट इज द वेसाइकल? इट इज द ग्रुप ऑफ लिपिड विच हैज द स्लाइट मेम्ब्रेन, सो इट इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वेसाइकल, जिसके अंदर लिपिड भरे हुए हैं। तो अबे हम एक लिपिड फिल्टर नहीं कर सकते, हमको पूरा वेसाइकल फिल्टर करना पड़ेगा। सो फ्रैगमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल गेट सेपरेटेड अलॉन्ग विद द एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। तो ये उस छन्ने के ऊपर ही रह जाते हैं, ठीक है, ओके। नाउ देखिए, एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल। एक सेल में क्या क्या होना चाहिए? देखो, सबसे अधिक होना चाहिए पानी। पानी तो होना ही चाहिए, पानी के बिना कैसे काम करोगे? पानी तो होना ही चाहिए। एक सेल में 70 to 90% क्या होना चाहिए? पानी, ठीक है। 10 से 15% होना चाहिए प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल। वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल। इतना खड़े होकर हम चीखते इसलिए कि प्रोटीन अच्छा है हमारे पास। कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए 3%, लिपिड होना चाहिए 2%, न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए 5 से 7%, और जो थोड़ा मोड़ा 1% बच गया उसमें होने चाहिए आयंस, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन होना चाहिए। तो व्हाट आपके पास सबसे अधिक क्या होना चाहिए? आपके पास सबसे अधिक होना चाहिए क्या? सबसे अधिक होना चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन अच्छे से खाना चाहिए, दूध, दही, अंडे, मछली, इन सब में मिलता है, ठीक है। तो क्या सीखा तुमने आज की क्लास में? हमने सीखा कि किस तरीके से एक सेल को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमने सीखा कि किसी भी सेल को हम कैसे, उसके अंदर क्या क्या है, कैसे एनालाइज करेंगे। एक सेल पिद्दू सी तो है, ठीक है, अब उसको हम माइक्रोस्कोप में तो देख पाते हैं, उसके अंदर क्या मॉलिक्यूल है कैसे देखें? तो हमें एक पूरा ऑर्गन ले लो, उसको क्रश करो, एक एक सेल को मत क्रश करते फिरो, और फिर तुम उसे एनालाइज करो। देखो, बहुत सारे लोग ना नीट पढ़ते ही नहीं है, 11th क्लास पढ़ते ही नहीं, क्योंकि उसमें बायोमोलिक्यूल है। किसको किसको टफ लगता है बायोमोलिक्यूल? सबको लगता है मैडम बायोमोलिक्यूल एक नंबर का पैथेटिक टॉपिक है, पर मेरे पढ़ाने के बाद नहीं लगेगा, गारंटी है। क्या क्या सीखा तुमने? एश एनालिसिस सीखा। नॉन लिविंग थिंग में या लिविंग थिंग में भी किसी इनऑर्गेनिक चीज को ज्ञात करना है, निकालना है, सेपरेट करना है, तो एश एनालिसिस करो। और अगर किसी लिविंग बायोमोलिक्यूल को निकालना है, ठीक है, इनऑर्गेनिक को निकालना है तो एश एनालिसिस करो, बायोमोलिक्यूल को निकालना है तो क्रश करो और फिल्टर करो। इसके अलावा भी बहुत एडवांस टेक्निक है, पर तुम्हारे एनसीईआरटी में यही दी हुई है और तुम्हें यही पढ़ना है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि बायोमोलिक्यूल एक नंबर का घटिया और वाहियात टॉपिक है, बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो तुमको पढ़ना तो पड़ेगा ही, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपको ये पढ़ना पड़ेगा ही, तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं है मेरे लाल,
ठीक है, याद रखना। तो मेरे साथ चलते रहो, आपको सब समझ में आता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ योर सेल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक भी सेपरेट किया, इनऑर्गेनिक। सो दिस इज इट। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद वन बायोमोलिक्यूल। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं वो क्या है। थैंक यू सो मच।